हेलो एवरीबॉडी। अपनी लर्निंग थ्योरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि व सूझबूझ का सिद्धांत। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय वुल्फगैंग कोहलर। वैसे इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी मेजर क्रेडिट इज़ गिवन टू वुल्फगैंग कोहलर। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो दी थी E.L. थॉर्नडाइक ने, जिसके अकॉर्डिंग लर्निंग होती है ट्रायल्स एंड एरर से। रैंडम ट्रायल्स करते रहने से और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने से हम अल्टीमेट सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनसाइट थ्योरी इसको डिस्कार्ड करती है। इनसाइट थ्योरी कहती है कि हम ट्रायल से नहीं सीखते, हम सीखते हैं इनसाइट से। इनसाइट क्या है, चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इनसाइट थ्योरी एक कोग्निस्ट थ्योरी है। कोग्निस्ट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम से जुड़ी हुई है। कोग्निस्ट का मतलब होता है कि वो लर्निंग जो कोग्निशन से होगी। कोग्निशन मेंटल प्रोसेस, लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे हमारे मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये इनसाइट थ्योरी भी यही मानती है कि हम अपनी लर्निंग जो भी करेंगे वो हमारे मेंटल, हमारे माइंड के डिफरेंट प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। फिर ये दी थी साइकोलॉजिस्ट गेस्टेल्ट साइकोलॉजिस्ट ने। गेस्टेल्ट एक जर्मन वर्ड है। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने तीनों, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, वुल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्देमर, कर्ट कोफका। आप इनके नेम्स याद कर लेना। ये थ्योरी जो है ये गेस्टेल्ट थ्योरी है। इसमें गेस्टेल्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टेल्ट का मतलब होता है फॉर्म या फिगर, पैटर्न या फिर होल, संपूर्ण। हम जब भी कोई सिचुएशन देखते हैं तो हम संपूर्ण रूप से देखते हैं, एज अ होल। इस थ्योरी का मानना ये, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कोग्निशन एंड वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम थ्रू इनसाइट। इनसाइट से हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। संज्ञान द्वारा समस्याओं का समाधान होगा। अब समझ लेते हैं ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है। एक तो हमने ये समझा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे होगी। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इनसाइट, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम होगा। ये अंतर्दृष्टि क्या है? इनसाइट मीन्स सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन, अ फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे माइंड में किसी भी प्रॉब्लम को जब फेस करेंगे, हम किसी भी सिचुएशन के लिए अचानक हमारे माइंड में कोई सॉल्यूशन आता है, कोई आइडिया आता है, तो सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन। और ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है, कोग्निशन है, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं हाई मेंटल ऑपरेशंस। हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो भी हाई लेवल की, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी हाई मेंटल ऑपरेशंस है जो हमारे लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे। जिसे हम कहेंगे चिंतन, मनन, कल्पना शक्ति हमारी, और समस्याओं का समाधान करना, अवलोकन करना। तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा लर्निंग में। इनसाइट का मेजर रोल है। इनसाइट हमने कर लिया। इनसाइट क्या है? इट मीन्स फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम with deep thinking, and it is sudden flash of idea or solution in the mind of an individual. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है होल, संपूर्ण। जब भी हम किसी सिचुएशन को देखेंगे तो पूरी तरह से देखेंगे। सो होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स। वी परसीव सिचुएशन एज अ होल। हम पूर्ण रूप से किसी भी सिचुएशन को जब देखते हैं तभी हम इनसाइट से उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। इसके एक्सपेरिमेंट जो भी किया था इन्होंने, गेस्टेल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, वो चिंपांजी पे किए थे। इसमें से एक चिंपांजी का नाम था सुल्तान, जिसके नाम पर ये थ्योरी फेमस हुई। ये थ्योरी मेंशन की गई है, कोहलर ने मेंटेलिटी ऑफ एप्स उनकी बुक आई थी, 1925 में पब्लिश हुई। और इस बुक में उन्होंने मेंशन किया इस थ्योरी के बारे में, साथ ही एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जो भी किए थे चिंपांजी पे। ये एक्सपेरिमेंट्स वैसे उन्होंने किए थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी उस टाइम। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जो भी कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए चिंपांजी पे। आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं आपको इनको समराइज़ कर देती हूँ यहाँ कि एक्सपेरिमेंट क्या थे। उन्होंने एक रूम में बंद किया था चिंपांजी पे ये किए थे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि चिंपांजी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है और अपनी इनसाइट से वो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचा था। चिंपांजी को एक रूम में बंद किया गया और उस सीलिंग पे, छत पे, वहाँ पर बनानास को यहाँ रख दिया गया था, टांग दिया गया था। अब चिंपांजी ने देखा वहाँ बनानास को, वो उस तक पहुँचना चाहता था, लेकिन वैसे उसकी वो रीच में नहीं थे। तो साथ में उस रूम में बॉक्सेस रखे थे
उसने बॉक्स को रखा, उस तक पहुंचना चाहा। जब एक बॉक्स से वो नहीं पहुंच पाया तो उसने पाइलअप किए, एक के ऊपर एक रख दिए थे 2-3 बॉक्सेस, और वो अपने टारगेट तक पहुंच गया। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दिया गया, वहाँ पर बॉक्सेस नहीं रखे गए, स्टिक्स रख दी गई। जब स्टिक्स रखी थी वो स्टिक्स इस तरह की थी कि अगर 2 स्टिक्स को साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो वो एक ही स्टिक बन जाती थी जॉइन होके। तो उसने ऐसा ही किया। ऐसा उसने कैसे किया? क्योंकि वो पिछली सिचुएशन में सीख चुका था कि अगर बॉक्सेस को कंबाइन कर दिया जाए तो वो पहुंच सकता है। तो उसने स्टिक के साथ भी कुछ ऐसा किया और वो एक ही स्टिक बन गई और वो इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने उसके टारगेट तक पहुंच पाई। और इस तरह से उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला विद द हेल्प ऑफ हिज इनसाइट। अब इसमें देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इसका गोल था, अपने गोल तक पहुँचने के लिए वो पहुँच नहीं पाया। उसने पूरी सिचुएशन को देखा एज अ होल कि कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो उसे उसके टारगेट तक पहुँचाएगी। फिर उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बॉक्सेस को ज्वाइन किया और वो उस पर चढ़ कर ऊपर पहुँच गया। और उसने फिर अपनी ये जो लर्न किया इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया दूसरी सिचुएशन में। तो ये हो गया इंसाइटफुल लर्निंग, जिसमें हम प्रॉब्लम को पूरी तरह से देखकर और अपने माइंड में आइडियाज़ लाते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं और उससे हम उसको लर्न कर लेते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट। इंसाइट लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन एज अ होल। पूर्ण रूप से हम जब भी कोई सिचुएशन देखते हैं तो हम उसको समझते हैं, उस सिचुएशन को संपूर्ण रूप से, होल सिचुएशन को हम देखेंगे, तभी उसमें इंसाइट हम कर पाएंगे, सूझबूझ आ पाएगी हमें। क्लियर गोल, हमारा लक्ष्य बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर गोल होगा तभी हमारे एक्शंस जो हैं वो गोल ओरिएंटेड होंगे। पावर ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है? सामान्यकरण। एक सिचुएशन में जैसा हम रिस्पॉन्स देते हैं फिर हम सीख जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम उससे सिमिलर सिचुएशन में हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। सडननेस ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू इनसाइट थ्योरी हमारे माइंड में जब कोई आइडिया आता है, सॉल्यूशन आता है, तो एकदम एक फ्लैश की तरह वो आएगा। फ्लैश क्या हुई? जिसमें हम सडन सॉल्यूशन हमारे माइंड में फ्लैश होगा। नेक्स्ट इज न्यू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स को अगर देखते हैं तो फॉर्म की शेप में या फिर फिगर की शेप में हम उसको पैटर्न्स की फॉर्म में देखेंगे, एज अ होल परसीव करते हैं। देन ट्रांसफ़र। एक सिचुएशन में लर्न किया हुआ हम नेक्स्ट सिचुएशन में भी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये नहीं है कि एक जगह हमने कोई सॉल्यूशन निकाला अब हम उसको कहीं और रिपीट नहीं करेंगे, उसको हम करते हैं रिपीट। देन चेंज इन बिहेवियर। ये जो इंसाइटफुल लर्निंग है ये हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज लेकर आती है। पहले हमें जो नहीं थी नॉलेज वो हमने जब सॉल्यूशन निकाला किसी प्रॉब्लम का तो वो हमने लर्न कर लिया। अब आ जाते हैं स्टेप्स इन इंसाइट लर्निंग। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? इंसाइट लर्निंग में ऐसा नहीं कि एकदम से प्रॉब्लम देखी और सॉल्यूशन निकल आया, इसमें भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को पहचानना। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कि वो प्रॉब्लम क्या है, तो समझना उस समस्या को। इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ हमारे माइंड में आएंगे उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड। ट्रायल ऑफ मोड रिस्पॉन्सेज, हम उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आए उसके लिए वो हम ट्राई करेंगे। सस्टेन्ड अटेंशन, हमारा अटेंटिव होना ज़रूरी है, हम अटेंशन वहाँ पर रखेंगे। देन इंसाइट डेवलपमेंट, जब हमने अटेंशन दी, थोड़ा ध्यान दिया, कंसंट्रेट किया, फोकस हमारा होना चाहिए वहाँ, तो इंसाइट डेवलप होगी। सूझबूझ जिसे हमने कहा, डीप थिंकिंग वहाँ इन्वॉल्व होगी। स्टडी रिपीटिशन ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर, ये जो इंसाइट से हमने सॉल्यूशन निकाला था इसको हम रिपीट करेंगे। फिर जब हमने रिपीट किया तो उससे हमारे में कुछ एबिलिटी डेवलप होगी। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एबिलिटी, लर्निंग से क्या होता है, कोई ना कोई एबिलिटी आती है क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकाला है, तो उस एबिलिटी को जब हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात जिसे हम कहते हैं वो कर लेते हैं, तो वो हो गया कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एबिलिटी। ये है कुछ स्टेप्स जो लर्निंग थ्रू इंसाइट में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी, लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सदृशता का नियम। फिर है लॉ ऑफ नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। लॉ ऑफ कंट्रास्ट, विषमता का नियम। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम। लॉ ऑफ क्लोजर, समापन का नियम।
इन्हें डिटेल में करते हैं सबको। सबसे पहले है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सदृशता का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं उनको हमारा माइंड ईजीली लर्न कर पाता है। जो सिमिलर नहीं होंगे तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन थिंग्स विच आर सिमिलर दे आर ईजी टू लर्न। इसीलिए जो टॉपिक्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको हम एक यूनिट में रखते हैं। लॉ ऑफ नियरनेस और प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी वर्ड आप याद रख लेना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमिटी वाला लॉ कौन सा है। समीपता का नियम, लॉ ऑफ नियरनेस ये है कि जो चीज़ें एक दूसरे के नियर ज़्यादा होती है उनको हम इजीली लर्न कर पाते हैं, हमारा माइंड उनको इजीली लर्न कर पाएगा जो नियर है एक दूसरे के। जैसे सब्ट्रैक्शन जो है वो नियर है एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन नियर होता है सब्ट्रैक्शन के, तो इसलिए ये हो गया। और मल्टीप्लिकेशन नियर एडिशन के भी है, डिवीजन ज़्यादा नियर हो गया मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंट्रास्ट, विषमता का नियम। जो चीज़ें ऑपोजिट हैं वो भी पढ़ानी ज़रूरी होती हैं। कंट्रास्ट में भी हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर ईस्ट पढ़ाते हैं हम तो फिर वेस्ट पढ़ाना भी ज़रूरी है कि वेस्ट क्या होता है। अगर हम नॉर्थ पढ़ा रहे हैं तो नॉर्थ तभी पूरा होगा, कंप्लीट होगा, जब हम उसका साउथ बताते हैं कि साउथ क्या है। तो वैसे ही टॉल, शॉर्ट, डार्क, लाइट, ये ऑपोजिट वर्ड्स जब भी पढ़ाए जाएंगे वो इसीलिए होते हैं कि किसी वर्ड का मीनिंग तभी हमें ज़्यादा क्लियर होता है जब हम उसका ऑपोजिट भी समझते हैं। लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी, निरंतरता का नियम। जो चीज़ें कॉन्टीन्यूस मैनर में होगी वो हम इजीली लर्न करते हैं क्योंकि हमारा माइंड कॉन्टीन्यूटी में चीज़ों को लेता है। अगर कॉन्टीन्यूटी में हम जाएंगे तो ये इस तरह से कॉन्टीन्यूस मैनर में ज़्यादा लर्न करेगा। इसीलिए हम एडिशन के बाद कॉन्टीन्यूटी में सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। वैसे ही नाउन पढ़ाया जाता है बच्चों को, फिर प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, फिर कहीं वर्ब पढ़ाते हैं। वर्ब पढ़ाने के बाद हम लेते हैं इसमें टेंसेस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ क्लोजर, समापन का नियम। समापन का नियम क्या बताता है कि हमारा माइंड की इस तरह से चीज़ों को देखता है कि वो उनको क्लोज कर देता है, क्लोज फिगर या फिर कंप्लीटनेस जैसे हम बोलते हैं, तो कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हो जिसमें ही कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए हैं, लेकिन आपका माइंड इसको कैसे देख रहा है कि बीच में ट्रायंगल्स बने हैं, बल्कि ट्रायंगल नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी माइंड इसको क्या करेगा, यहाँ पर इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा ट्रायंगल पर, बल्कि यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल नहीं है फिर भी। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है एक तरह से कि जब भी हम बच्चों को कई बार पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ मिसिंग चीज़ रख देते हैं, तो बच्चे का माइंड उस मिसिंग को डिस्कवर करने में ज़रूर रहेगा। जैसे कई बार हम फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं या फिर कोई वर्ड्स दिए हैं उसमें कंप्लीट स्पेलिंग्स नहीं होंगे दिए हुए, उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एस लिख दिया है, यहाँ एल लिख दिया है, और फिर नहीं, यहाँ पर आया आई आ गया और यहाँ पर ई आ गया, तो यहाँ एल आ गया। अब क्या बनेगा यहाँ पर स्माइल। तो इस तरह से इनकम्प्लीट भी बीच में छोड़ देते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ क्लोजर कि हम उसको, हमारा माइंड कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखेगा। देन लॉ ऑफ प्रेगनेंस, लॉ ऑफ प्रेगनेंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लॉ बताता है एज अ होल चीज़ों को हमारी एनर्जी कम लगती है अगर हम चीज़ों को एज अ होल पूरी तरह से देखते हैं। तो बच्चों को जब भी कोई कॉन्सेप्ट करवाएं सबसे पहले स्टार्ट करें कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच पे, पूरा हम एज अ होल बताएं। जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सपोज पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने से एक एक पार्ट हम अलग से नहीं लेंगे, पहले हम पूरा कंप्लीट एक प्लांट की पिक्चर बच्चों को शो करेंगे। तो एक कंप्लीट पिक्चर जब होगी सामने, डिफरेंट पार्ट्स, एक कंप्लीट प्लांट ही दिखा देंगे या पिक्चर दिखाएंगे उसमें, उसके बाद हम उन्हें बताएंगे रूट्स, फिर यहाँ पर स्टेम, फिर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब करवाएंगे। तो पहले हमें कंप्लीट एज अ होल पिक्चर शो करनी है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हो। ये है लॉ ऑफ नियरनेस पे कि जो नियर चीज़ें होती हैं उनको हमारा माइंड ग्रास्प इजीली करता है। सिमिलैरिटी, जो सिमिलर होंगी चीज़ें उन्हें हम लर्न इजीली करते हैं। जैसे कि अगर सिमिलर की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर, फिर उसके बाद हम स्क्वायर के साथ साथ या रेक्टेंगल पढ़ाते हैं, फिर उसके साथ हम क्यूब पढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये ट्रायंगल पढ़ाते हैं, सर्कल पढ़ाते हैं। तो ये नियरनेस हो गई। कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी में चीज़ों को सीख रहे हैं, हमारे माइंड इसको नहीं लेगा, आप इसको इस तरह से परसीव करोगे चीज़ को। फिर यहाँ पर क्लोजर हो गया जो हमने किया था। सिमिट्री, हम सिमिट्री
कल चीज़ों को ज़्यादा इजीली समझते हैं। यहाँ पर और कुछ पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हो, जिनको हमारा माइंड इस तरह से ग्रास्प करता है। अब आ जाती है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस थ्योरी की। सबसे पहले क्योंकि ये थ्योरी होलनेस पे एम्फेसिस करती है कि संपूर्ण तरह से चीज़ों को हम इजीली समझते हैं, तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, संगठित पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से रिलेटेड हों। साइंस मैथ से, और साइंस इंग्लिश से, हिंदी से, सोशल साइंस, ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए। प्रॉब्लम एज अ होल, जब भी बच्चे को कुछ पढ़ाया जाए तो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से उसकी पिक्चर दिखाई जाए, तो वो एज अ होल पढ़ाना है। कोई सेंटेंस पढ़ा रहे, हम सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस देते हैं, फिर उसके हम पार्ट्स बताते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, फिर उसके बाद वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया प्रॉब्लम एज अ होल। चाइल्ड एज अ होल, किसी भी बच्चे को अगर देखें तो उसको एज अ होल देखें, उसकी सिर्फ एक दो गलतियों को देखकर जज ना करें, बल्कि उसकी कुछ उसमें खूबियाँ भी होगी, क्वालिटीज़ होगी, या अगर कोई वो गलत बिहेव कर रहा है या कंडक्ट गलत है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो पूर्ण रूप से छात्र को देखना। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना कि वो इंसाइटफुल लर्निंग करें, सिर्फ उनको स्पून फीडिंग ना करवाएं, उनको इंसाइट डेवलपमेंट में मोटिवेट करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी बच्चे को सिखाया जाए उसको उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें, ताकि वो अपनी नॉलेज को रियलिस्टिक या रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई कर सके। एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इंटेलिजेंट बीइंग है, तो वो उनकी में हाई मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, तो बच्चों की इंटेलिजेंट लर्निंग पर एम्फेसिस करें कि उनको अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ कर सकें, और सिर्फ क्रैमिंग पे एम्फेसिस ना करें कि वो रोट लर्निंग करें, रट्टा लगाएं, बल्कि इंटेलिजेंट वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ, इंसाइट के साथ लर्न करें। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज़, हायर मेंटल फैकल्टीज़ की डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। मानसिक क्षमताएं जैसे थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो चिंतन मनन और जो हमारी काल्पनिक शक्ति है, तार्किक शक्ति है, तो इन सबको डेवलप करना ज़रूरी है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, या हम पढ़ाने का हमारा तरीका इस तरह का हो कि इस तरह की एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना, बच्चों के सामने प्रॉब्लम इस तरह से रखना या टॉपिक इस तरह से रखा जाए, पढ़ाया ऐसे जाए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें अपने आप, वो डिपेंडेंट ना रहे टीचर पे, क्योंकि लाइफ में वो प्रॉब्लम को अपनी रियल लाइफ में भी सॉल्व कर सकें। तो ये इस अप्रोच पर बेसिस ज़रूर होनी चाहिए हमारी टीचिंग लर्निंग। यूज़फुल फॉर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल है, लाइक साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, तो उसको हम इंसाइटफुल लर्निंग से करवा सकते हैं। यूज़फुल फॉर साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती है उसमें अपने आप इंक्वायरी आती है और उसमें इंसाइट इन्वॉल्व होती है, तो इंसाइट फुल लर्निंग से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए। गोल ओरिएंटेड अप्रोच, बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो उनका गोल हमेशा क्लियर रखें उनके सामने, ताकि उनके एक्शंस गोल ओरिएंटेड बने, तभी उनकी इंसाइट डेवलप होगी। ये हमने इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कर ली। अब हम करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशन में इसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि इंसाइटफुल लर्निंग में हम इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, इनसाइट डीप थिंकिंग, रीजनिंग आएगी, इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो ये छोटे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, और ना ही वो बच्चे जिनका IQ कम होगा उनके लिए, वहाँ पर वो बच्चे ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। सेकेंड थिंग, ये थ्योरी डिस्कार्ड करती है, क्रिटिसाइज़ करती है ट्रायल एंड एरर को, लेकिन इनसाइट थ्योरी अपने आप में भी ट्रायल एंड एरर को इन्वॉल्व कर लेती है। अगर आपने स्टेप्स में ध्यान दिया होगा तो उसमें एक स्टेप था ट्रायल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज या आइडियाज़, तो ये थ्योरी ट्रायल एंड एरर को अपने आप अपने अंदर इन्वॉल्व करती है। हमारे माइंड में कोई आइडिया आएगा तो हम उसको ट्राई करेंगे, हो सकता है फेलियर आए, हम फिर से ट्राई करेंगे, तो ट्रायल्स तो हमेशा होते ही हैं। फिर सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स मे बी सॉल्व बाय इंसाइट, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि इंसाइट से भी बियॉन्ड है, उससे आगे हमें कुछ सोचना पड़ता है। ज़रूरी नहीं हर आइडिया एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट की तरह हमारे दिमाग में आ जाए, उसमें टाइम भी लग सकता है। तो ये थ्योरी की इसकी थोड़ी एक दो लिमिटेशंस हो गई बस। फिर भी हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, बेशक लिमिटेशंस है, फिर भी ये थ्योरी जो है लर्निंग बाय इंसाइट
थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये अंडरस्टैंडिंग को इन्वॉल्व करती है, रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करती है। इसलिए इस थ्योरी को एनकरेज करना चाहिए कि हमारे स्कूल जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, टीचिंग लर्निंग है, उसमें ये इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम बच्चों को सिर्फ स्पून फीडिंग ना करें, उनको हम इंसाइट उनकी डेवलप करवाने में कोशिश करें। फिर ये थ्योरी जो है, ये लर्निंग जो है, इंसाइट लर्निंग, ये प्यूपिल्स में रीजनिंग पावर डेवलप करेगी। उनकी रीजनिंग पावर होगी डेवलप और वो अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में कैपेबल हो सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन का मतलब या टीचिंग लर्निंग का मतलब नॉलेज ट्रांसमिट करना नहीं है, टीचर स्टूडेंट को दे दे, बल्कि स्टूडेंट्स अपने आप अपनी नॉलेज को डेवलप करें थ्रू इंसाइट और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें। तो आज हमने किया इंसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि लर्निंग डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज़ इंसाइट, हमारी सूझबूझ और हमारी डीप थिंकिंग, रीजनिंग पावर। दूसरा हमने किया होलनेस, कोई भी अगर सिचुएशन है हम उसको एज अ होल देखते हैं और तभी हमारी इंसाइट डेवलप होती है। और हमने इसमें किया कि गेस्टेल्ट वर्ड हमने देखा जिसका मतलब होता है होलनेस। ये थ्योरी एक कोग्निटिव थ्योरी है, ये भी हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ये थ्योरी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।